इकाई 10 बिजोलिया में सामंती एवं उपनिवेशी शासन के विरुद्ध कृषक विद्रोह 1887 से 1930। इकाई की रूपरेखा 10.0 उद्देश्य 10.1 प्रस्तावना 10.2 बिजोलिया आंदोलन की भूमिका और कारण 1887 से 1922। 10.3 बिजोलिया आंदोलन का प्रभाव और बेगू आंदोलन। 10.4 बिजोलिया आंदोलन द्वितीय चरण 1927 से 1930। 10.5 सारांश। 10.6 अभ्यासार्थ प्रश्न। 10.7 संदर्भ ग्रंथों की सूची। पृष्ठ 143। 10.0 उद्देश्य। इस इकाई में आप अध्ययन करेंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित मेवाड़ रियासत में किसानों की अत्यंत दयनीय स्थिति तथा उसे किस प्रकार से असहनीय कर प्रदान करने पड़ते थे। मेवाड़ रियासत के किसानों को किस प्रकार से सामंती एवं उपनिवेशी शासन के दोहरे दबावों में जीवन यापन करना पड़ रहा था। बिजोलिया में ऐसे कौन से कारण थे जिनके वशीभूत होकर इस क्षेत्र के किसानों ने सामंती एवं उपनिवेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और ये आंदोलन कैसे सफल हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को इस किसान आंदोलन ने किस प्रकार प्रभावित किया। 10.1 प्रस्तावना। इस इकाई में बिजोलिया किसान आंदोलन का विवरण दिया गया है तथा इस आंदोलन को 1855 से 57 के मध्य संथाल किसानों, 1860 के नील की खेती करने वाले किसानों तथा 1872-73 एवं 1875 के पाबना और बोगरा एवं मराठा किसानों के आंदोलनों के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया गया है। इस इकाई में इस आंदोलन की सफलता के कारणों तथा उन कारणों का भी विश्लेषण किया गया है जिनके वशीभूत होकर ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन पनपा। 10.2 बिजोलिया आंदोलन की भूमिका और कारण 1887 से 1922। राजस्थान में भू प्रबंध की व्यवस्था देश के अन्य भागों की तुलना में विशिष्ट व भिन्न थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान भूमि का स्वामी न होकर केवल खेतिहर मजदूर ही था। इस दृष्टि से मेवाड़ की स्थिति और भी अधिक दयनीय थी। ब्रितानी साम्राज्यवाद के बावजूद भी मेवाड़ संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। इन सुधारों के अभाव में सामान्य किसान को अनेक असहनीय करों का बोझ ढोना पड़ रहा था, जिसके फलस्वरूप कृषक समुदाय में अत्यंत उत्तेजना एवं असंतोष भरा हुआ था। इसके प्रमाण 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के मध्य में देखने को मिलते हैं। समस्त राजस्थान और मेवाड़ में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का श्रेय बिजोलिया को जाता है। बिजोलिया तत्कालीन मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये प्रचलित भाषा में ऊपर माल नाम से विख्यात था। इसके पूर्व में बूंदी, उत्तर पश्चिम में मेवाड़ का खालसा प्रदेश और दक्षिण में ग्वालियर की सीमाएं मिली होने के कारण यहाँ के किसानों का सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों से संबंध व व्यवहार था। यातायात की सुविधा के अभाव में इस क्षेत्र के समुदाय की जीविका का मुख्य आधार कृषि व पशुपालन था। ऐसी स्थिति में भू राजस्व और लाग बेगार का प्रश्न यहाँ के किसानों के लिए अत्यंत गंभीर संकट उत्पन्न कर देता था। बिजोलिया के किसानों ने संगठित रूप में प्रथम बार असंतोष के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जो 1897 में हुआ, जब गिरधरपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्र हुए तो स्वाभाविक रूप से उनका आपसी समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम किसानों की ओर से बेरीसाल गांव के नानाजी पटेल व गोपाल निवास के ठाकरी पटेल उदयपुर जाकर महाराणा को अपने कष्ट कहें। परिणाम स्वरूप महाराणा से वे आकर मिले और महाराणा ने सहायक माल हाकिम को बिजोलिया भेजा, परंतु वो प्रमाणों के अभाव में लागतों व बेगारों के अनौचित्य को सिद्ध न कर सके और किसानों का ये प्रथम प्रयास असफल हो गया। पृष्ठ 144। 1899 से 1900 के भीषण दुर्भिक्ष में कुल 12,670 वर्ग मील के क्षेत्र में से कुल 9,513 वर्ग मील क्षेत्र में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। इसी वर्ष हैजा भी एक महामारी के रूप में फैल गया, जिसने किसानों को निम्नतम स्तर का जीवन व्यतीत करने पर विवश कर दिया था। लगान की ऊंची दरों, विभिन्न प्रकार की लाग बेगार तथा ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण किसान भुखमरी व अर्धमानवीय जीवन व्यतीत कर रहे थे।
उपयुक्त विपरीत परिस्थितियों के कारण रियासत में कृषकों को महाजनों से राहत दिलाने हेतु तकावी को प्रारंभ किया, जिससे किसानों को कुछ राहत अनुभव हो सके। इसके अंतर्गत किसानों को सहायता हेतु काफी धन बांटा गया। लागतों और बेगारों के इतिहास से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में जो लाख बेगार किसान राज्य व ठिकाने को प्रदान करते थे, उनका आधार पारस्परिक समझौतों से होता था। धीरे धीरे इन लाख बेगारों का स्वरूप बदलता गया और ठिकानेदारों ने अपने वैभव व सुख को अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की गैर जरूरी लाख बेगार किसानों पर लगा दी, जिनमें से कुछ बेगार तो ऐसी थी जो किसानों की मृत्यु तक का कारण बन जाती थी। 1900 के दुर्भिक्ष से किसान संभल भी नहीं पाए थे कि 1903 में बिजोलिया में एक नया कर चवरी लगा दिया गया। इस अमानवीय कर से पीड़ित होकर किसान राव कृष्ण सिंह से मिले तथा उनसे इस कर को समाप्त करने की अनुनय विनय की। राव द्वारा उनकी बात न माने जाने पर किसानों ने विरोध स्वरूप जमीन को जोतना छोड़ दिया तथा वे समीपवर्ती क्षेत्रों को चले गए। इस निर्वसन का परिणाम ये हुआ कि राव को चवरी के साथ अन्य बेगारों को भी समाप्त करना पड़ा तथा किसानों ने उन्हें भूमि परती न छोड़ने का वचन दिया। 1906 में राव कृष्ण सिंह की निस्संतान मृत्यु हो गई और ठिकाने की गद्दी पर पृथ्वी सिंह बैठे। पृथ्वी सिंह ने शासन को संभालते ही तलवारबंदी नई लगान किसानों पर आरोपित कर दी। इसके विरोध में किसानों ने 1913 में जागीरदार के महल पर धरना दे दिया, परंतु इससे कोई परिणाम निकलता न देख किसानों ने पुनः एक बार भूमि को परती रख दिया और वे अपने जीवन यापन हेतु समीपवर्ती क्षेत्रों पर खेती करने लगे। ये आंदोलन काफी संगठित था। इस बार लगभग 15,000 किसानों ने भूमि को परती छोड़ा था। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में साधु सीताराम दास, फतेहलाल चारण, पंडित ब्रह्मदेव दाधिच, नाथूलाल कामदार व रामजी लाल सुनार के नाम प्रमुख थे। इस संगठित आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि इसके नेताओं को विभिन्न प्रकार से दंडित किया गया तथा किसानों को भयभीत करने की कोशिश की गई। अंत में 81 प्रकार की लाख बेगारों में से 6 लाखों को समाप्त कर दिया गया। पृष्ठ 145। इसी वर्ष राव पृथ्वी सिंह का शरीर शांत हो गया और उनका अल्पवयस्क पुत्र बिजोलिया का जागीरदार बना। पुत्र की अल्पावस्था के कारण दरबार में अमर सिंह राणावत को मुंसरेम व डूंगर सिंह भाटी को सहायक मुंसरेम नियुक्त किया गया। ये किसानों का सौभाग्य था कि उन्हें मुंसरेम के रूप में ऐसे व्यक्ति प्राप्त हुए जो किसानों के हित चिंतक थे तथा इस दृष्टि से उन्होंने किसानों द्वारा ठिकाने को दिए जाने वाले हिस्से को 1/3 करने की अनुशंसा महकमा खास से की तथा कामदार हीरालाल को महकमा खास से आदेश लेने भेजा, परंतु 2 कामदार हीरालाल तथा मुंशी अजीज मोहम्मद ने, जो ठिकानेदारों के हमदर्द थे तथा उनका हित साधने में ही उनकी सुरक्षा थी, किसानों को बहला फुसला कर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे बेदला राव को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर लें। किसानों के इस भोलेपन के कारण कोई उपयुक्त निर्णय नहीं हो सका। अंततः किसानों को इस निर्णय को स्वीकार कर 1914 में परती रखी भूमि को पुनः जोतना और बोना स्वीकार करना पड़ा। इसी मध्य 2 और घटनाएं ऐसी हुईं जिसने किसान असंतोष को और अधिक गहरा कर दिया। 1916 ईस्वी में मेवाड़ रेजिडेंट के बिजोलिया आगमन के अवसर पर बेगार करते समय गिरधारी कुम्हार की मृत्यु हो गई थी। इसी क्रम में 1917 में बिजोलिया राव की माता राणावत जी को घाड़ेना ढूना की माताजी के दर्शन हेतु जाना पड़ा था, जिसमें किसानों को 15 दिन की बेगार करनी थी। अतः किसानों ने जब इस बेगार का प्रतिरोध किया तो मारपीट कर बेगार के लिए विवश किया गया। परिणाम स्वरूप बेगार से लौटने पर 300 किसानों ने बेगार न देने की प्रतिज्ञा की। दृढ़ प्रतिज्ञ होने के पश्चात भी किसान नेतृत्व के अभाव में दिशाहीन और असफल ही रहे और इसी कमी को विजय सिंह पथिक ने आने वाले वर्षों में पूरा किया। जनवरी 1915 में पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, रामबिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे, क्योंकि ब्रितानी खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। यहीं पथिक ने बिजोलिया आकर कुछ किसान नेताओं से संपर्क किया। कुछ दिनों पश्चात पथिक ने ओछड़ी भी छोड़ दिया और वे अपने मित्र ईश्वरी दान के निवास पर बिजोलिया में रहने लगे। बिजोलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की भी स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने एक पुस्तकालय,
पाठशाला व अखाड़े को भी विकसित किया। इस कार्य में डूंगर सिंह भाटी का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ, जिससे उसको विस्मित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके सहयोग के अभाव में ये कार्य संपन्न होना संभव नहीं था। सभा के माध्यम से जहां उन्होंने एक और तो विद्यार्थियों में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, वहीं दूसरी ओर रात्रि में उन्होंने सभा के माध्यम से अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव की यात्रा की तथा किसानों को संगठित कर ठिकाने के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए उत्साहित किया। इस समय ठिकाने की स्थिति भी काफी दयनीय थी। एक और तो 1916 के भीषण अकाल से उन्हालू की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, दूसरी ओर ठिकाने के अधिकारी रियासत की पुलिस के साथ मिलकर प्रथम महायुद्ध में दिए जाने वाले चंदे को निर्ममता से वसूल कर रहे थे। इन सभी परिस्थितियों ने पथिक के अनुकूल रुख बना दिया और वे किसानों को संगठित कर विद्रोह के लिए प्रेरित कर सकने में सफल हो सके। जब इस प्रकार के समाचार रेजिडेंसी में पहुंचे तो रेजिडेंट ने मुंसिफ के पास पथिक को गिरफ्तार करने के आदेश प्रेषित किए। पृष्ठ 146। परंतु पथिक अपनी कुशल क्रांतिकारी योजना के कारण मुंसिफ के सहयोग से बिजोलिया से सुरक्षित जाने में सफल हो सके। यहाँ से पथिक दरलाजी पटेल के घर पहुंचे तथा प्रातःकाल होने से पूर्व ही वे यहाँ से निकल भागे तथा गांव-गांव घूमते हुए अनेक स्थानों बैरीसाल निवास, उमाजी का खेड़ा, गोविंद निवास, हजीरापुरा में छिपकर रहे। यहाँ से पथिक ग्वालियर राज्य के सिंगोली क्षेत्र में चले गए। यहाँ उन्होंने प्लेग से ग्रस्त बीमार व्यक्तियों का उपचार किया तथा साथ ही साथ वो यहाँ राष्ट्रीय व राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार का कार्य भी करने लगे। यहाँ भी पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बिजोलिया में रहते हुए पथिक इस बात से परिचित हो चुके थे कि ब्रितानी खुफिया पुलिस की गतिविधियों के कारण उन्हें कभी भी बिजोलिया छोड़ना पड़ सकता है। अतः इस दृष्टि से उन्होंने एक और तो अत्यंत द्रुत गति से किसानों को संगठित करने का काम किया, दूसरी ओर उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना भी प्रारंभ किया जो उनकी अनुपस्थिति में नेतृत्व का संचालन सफलतापूर्वक कर सके। ऐसे व्यक्तियों में माणिक्यलाल वर्मा का नाम अग्रणी है। माणिक्यलाल वर्मा ने पथिक का सहयोगी बनने के पश्चात आजीवन उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने का अखंड व्रत लिया था। जब पथिक बिजोलिया से चले गए तब किसानों के नेतृत्व को सफलतापूर्वक संचालित भी किया। वर्मा जी के अलावा डूंगर सिंह भाटी, साधु सीताराम दास, गणेश शंकर विद्यार्थी, तत्कालीन संयुक्त प्रांत के हरिभाऊ उपाध्याय व रामनारायण चौधरी भी उन प्रमुख प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में थे जिनके अभाव में किसान आंदोलन की सफलता संदिग्ध थी। इस आंदोलन के अंतर्गत पथिक ने एक अन्य विशिष्टता का परिचय दिया जो उनकी क्रांतिकारी विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है। पथिक द्वारा नायब मुंसरिम का सहयोग प्राप्त करना तथा उनकी व ईश्वरी दान की सहायता से बिजोलिया ठिकाने व रियासत के मध्य होने वाली लिखापढ़ी की समस्त सूचना प्राप्त करते रहना एक ऐसी सूझबूझ व दूरदृष्टि का परिचायक है जिसके कारण ये आंदोलन अत्यधिक उग्र व प्रभावकारी हो सका। अस्तु पथिक ने किसानों को संगठित करने हेतु उन सभी तत्कालीन सूत्रों का उपयोग किया जो किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक होते थे। गांव-गांव घूमकर जन जागरण करने के अलावा उन्होंने हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के पत्र को भी गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया। ऐसे पत्र का नाम ऊपर माल का डंका था तथा इसमें किसानों की समस्याओं तथा किसानों द्वारा मेवाड़ दरबार एवं ठिकाने से किए जाने वाले संघर्ष का विवरण होता था। ब्रितानी शासन से बचने के लिए पथिक सीमावर्ती क्षेत्र में चले गए तथा उन्हें जैसे ही वर्मा जी का ये संदेश प्राप्त हुआ कि किसान आंदोलन के लिए तैयार हैं तथा आप शीघ्र आएं, वे शीघ्र उमाजी का खेड़ा पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक वीरान मकान को अपनी गतिविधियों का केंद्र स्थल बनाया। किसानों को संगठित करने व आंदोलन प्रारंभ करते समय उन्हें ये भान हुआ कि किसानों के एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो स्थायी संगठन हो। इस हेतु तथा आंदोलन का श्री गणेश करने के उद्देश्य से उन्होंने हरियाली श्रावणी अमावस्या का दिन निश्चित किया। ठीक हरियाली अमावस्या के दिन सभी ऊपरमाल के किसान बेरीसाल गांव में एकत्र हुए तथा उनके सामने किसानों के स्थायी संगठन की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें पंचायत बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन तो प्रायः सभी किसानों ने किया, परंतु इस पंचायत का सरपंच होना किसी को भी स्वीकार नहीं था। अंत में पथिक ने मन्नाजी पटेल को इस महान ऐतिहासिक कार्य के लिए तैयार किया।
पृष्ठ 147। पंचायत स्थापना इसलिए आवश्यक हो गई थी कि लगानबंदी, लागतों व बेगारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ होगा तो ये आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण मेवाड़ व ब्रितानी शासन के विरुद्ध हो जाएगा। ऐसे समय में इन आंदोलन के परिणामों से निपटने के लिए पंचायत जैसा सुदृढ़ व व्यावहारिक संगठन आवश्यक था। ये पंचायत वित्तीय दृष्टि से मेवाड़ से बाहर के किसी भी संगठन या संस्था पर निर्भर नहीं थी तथा इनके स्वयं सेवकों ने ठिकाने के प्रशासन के समानांतर इस प्रतिभा से शासन सूत्र का संचालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप किसान अपने आंदोलन को अधिक कारगर रूप से संपन्न कर सकें। पंचायत के अलावा प्रत्येक गांव में किसान सभा का गठन करना किसानों को एकताबद्ध करने की दृष्टि से आवश्यक था। धीरे धीरे किसान आंदोलन तीव्रतर होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप ठिकाने व राज्य ने सम्मिलित रूप से दमन चक्र को तीव्रतर कर दिया। ठिकाने व राज्य के आतंक से किसानों ने घबराने के स्थान पर यह घोषणा की कि जब तक उनकी मांगों का निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक हम किसी भी प्रकार के लगान व बेगार नहीं देंगे। प्रति उत्तर में राज्य ने डोंगर सिंह भाटी जैसे उदार मना व्यक्ति के स्थान पर दीपलाल को और अंततः माधो सिंह कोठारी को नायब मुंसरिम बनाकर बिजोलिया भेजा, जिससे वो अपने दमनात्मक नीतियों से आंदोलन को कुचल सके। परंतु राज्य व ठिकाने को इसमें सफलता नहीं मिली। जिस समय बिजोलिया आंदोलन का स्वरूप अपने उत्कर्ष पर था, उसी समय पथिक ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि उन्होंने माणिकलाल वर्मा जैसे कार्यकर्ता को दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भेजकर आंदोलन और उसके नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा स्वयं भी वो फरवरी 1918 में बंबई गए और वहां गांधी जी से मिले तथा उन्हें आंदोलन की प्रगति से परिचित कराया। इसके अतिरिक्त दिसंबर 1919 व 1920 में पथिक ने अमृतसर व नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित कर बिजोलिया के किसानों की समस्या को एक सुदृढ़ आधार देने का यत्न किया। दूसरी ओर उन्होंने प्रताप, मराठा, अर्जुन, नवयुग संदेश, यंग राजस्थान, बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे समाचार पत्रों में इस आंदोलन को प्रमुखता से स्थान दिलवाया। इससे भी इस आंदोलन का प्रभाव व्यापक हुआ। पथिक के आह्वान व मन्नाजी पटेल के नेतृत्व में किसानों द्वारा किसी भी प्रकार की बेगार, चंदा व ऋण न चुकाने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका था, जिस कारण ठिकाने के कर्मचारियों ने गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय पश्चात सीताराम दास व प्रेमचंद को भी बंद कर लिया गया। इन बंदियों से किसान विचलित नहीं हुए। अंततः 1300 किसानों ने एक ही प्रकार का बयान दिया, हमको युद्ध का ऋण और चंदा न देने हेतु किसी ने नहीं उकसाया। हम भूखे और नंगे रहकर किसी भी प्रकार का चंदा नहीं दे सकते हैं। मेवाड़ रियासत व ठिकाने द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र की विस्तृत सूचना पथिक ने बाल गंगाधर तिलक को भेजी, जिसे तिलक ने अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में विस्तार से प्रकाशित किया तथा उन्होंने महाराणा को भी उनके पूर्वजों के स्वतंत्रता प्रेम का स्मरण कराते हुए लिखा कि ऐसा करना कलंक की बात है। पथिक इस तथ्य से परिचित थे कि ऐसे संकट के समय जब पुरुष आंदोलन में व्यस्त हैं, घर की स्त्री का संबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आंदोलन को आघात पहुंच सकता है। इस हेतु उन्होंने स्त्रियों को भी सभाओं में भाग लेने के लिए उत्साहित किया। परिणाम स्वरूप स्त्रियां भी सभाओं में एकत्र होने लगीं। वे सभाओं में एकत्र होती तथा माणिक्यलाल वर्मा व पथिक द्वारा रचित गीतों को गाती। इसके फलस्वरूप स्त्रियों ने भी एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो आंदोलन को गति प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक व अनुकूल था। पृष्ठ 148। आंदोलन के गतिमान होने पर ठिकाने तथा राज्य ने सम्मिलित रूप से दमन चक्र बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति आंदोलन से हट गए। धीरे धीरे राज्य ने ये निर्णय लिया कि राज्य व ठिकाने के कर्मचारी सरपंच अथवा पंचायत के नाम से किसी भी प्रार्थना व आवेदन को स्वीकार नहीं करें। इस निर्णय के पीछे ये उद्देश्य कार्य कर रहा था कि इस प्रकार से पंचायत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और आंदोलन को आघात पहुंचेगा। प्रतिक्रिया में बिजोलिया के किसानों ने पथिक के परामर्श के पश्चात ये निर्णय लिया कि कोई भी किसान व्यक्तिगत व सम्मिलित रूप से बिना पंचायत के माध्यम से कोई भी आवेदन नहीं करेगा। इस निर्णय से ठिकाने व राज्य का बौखला जाना स्वाभाविक ही था। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि अप्रैल 1919 में महाराणा ने एक जांच कमीशन नियुक्त किया। इसके सदस्य मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य,
अफजल अली हाकिम दीवान तथा अमर सिंह राणावत थे। इसके पश्चात महाराणा ने एक अन्य कमीशन 1920 में नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य किसानों की शिकायतों को सुनना तथा उनका निराकरण करना था। कुछ पंच बोर्डों ने इन कमीशनों की नियुक्ति का स्वागत किया तथा उन्होंने कमीशनों में किसानों के प्रतिनिधित्व की मांग की। कमीशन की नियुक्ति होने पर यह निर्णय लिया गया कि जब तक कमीशन रिपोर्ट नहीं देता है तब तक आंदोलन स्थगित रखा जाएगा। इस पंच बोर्ड के सम्मुख अपना पक्ष रखने के लिए पंच बोर्ड ने साक्ष्यों की सूची तैयार की, जिसे आयोग के सम्मुख पेश करना था। 1920 के जांच आयोग के सदस्य मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव पेदला थे। कमीशन से कैदियों को छुड़ा लेना किसानों की एक ऐसी सफलता थी जिससे पंचायत की धाक जम गई। अभी तक पंचायत में केवल धाकड़ ही अधिकारी थे, अब उसमें और जातियों के व्यक्ति भी अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित हो गए। इससे ठिकाना क्रोधित हो उठा और उसके अधिकारियों ने उन जातियों के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। इससे किसान फिर आंदोलित हो उठे और उन्होंने निर्णय लिया कि तुम माल की भूमि को जोतो और आहान भूमि को परती छोड़ दो, परंतु इसे ठिकाने ने स्वीकार नहीं किया। अंत में राज्य को ये आदेश देना पड़ा कि किसानों ने जिस भूमि को जोता है उसी की मालगुजारी ली जाए। महाराणा फतेह सिंह द्वारा नियुक्त कमीशन में बिजोलिया पंचायत की ओर से माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मोतीचंद खेड़ा, हीरालाल जावदा, गोकुल जावदा, गोकुलजी गिरधरपुरा तथा कालूजी कल्याणपुरा ने भाग लिया था। इस कमीशन ने भी पूर्व के कमीशन की भांति लागतों व बेगारों को समाप्त करने, मालगुजारी निश्चित करने तथा लाटा व कुंता समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु अंत में जो फैसले की शर्तें निश्चित हुईं वो दोनों ही पक्षों को स्वीकार्य नहीं थीं। मालवीय जी ने भी किसी मान्य समझौते के लिए प्रयत्न किया, परंतु कोई फैसला न हो सका। पृष्ठ 149। उपर्युक्त फैसले के अभाव में पुनः सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। 1919 में पथिक बिजोलिया से वर्धा चले आए थे तथा यहां से उन्होंने राजस्थान केसरी पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया था। इस पत्र को जमनालाल बजाज द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी। अब बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व पूर्ण रूप से माणिक्यलाल वर्मा के हाथों में आ गया था। इस बार बिजोलिया के किसानों को ठिकाने व राज्य दोनों की सम्मिलित दमन नीति का शिकार होना पड़ा, परंतु वर्मा के नेतृत्व में किसान पंचायत ने संयमित रहकर कार्य किया। वर्धा में भी पथिक निरंतर बिजोलिया के लिए चिंतित रहे। अंततः वो अजमेर आ गए और यहां से आंदोलन का संचालन करने लगे। निरंतर आंदोलन से ठिकाने की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई तथा राव बिजोलिया के लिए दैनिक खर्चों को वहन करना भी कठिन हो गया था और वो बौखलाए हुए थे। ऐसे समय में पथिक ने अर्जुनलाल सेठी के बिजोलिया पहुंचने पर राव बिजोलिया से समझौते की इच्छा प्रकट की। बड़गांव में ठिकाने व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सप्ताह भर चर्चा हुई, परंतु बेगार प्रथा के प्रश्न पर ठिकानेदार सहमत नहीं हुए, अतः कोई समझौता न हो सका। पथिक ने समझौते के लिए प्रयत्न किया। वे स्वयं कोटा आए, परंतु ठिकाने के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने के कारण वे जयपुर चले गए। पथिक की अनुपस्थिति में राव बिजोलिया ने समझौता वार्ता पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया, परंतु किसान प्रतिनिधियों ने स्वीकार नहीं किया। पथिक ने रामनारायण चौधरी को समझौता करने की दृष्टि से बिजोलिया भेजा। राव बिजोलिया ने वार्ता करना तो दूर, चौधरी को बिजोलिया से निकालने का आदेश प्रदान कर दिया। अंत में पथिक के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधि, ठिकानेदारों के प्रतिनिधि व पंचायत के पंच राजस्थान सेवा संघ के कार्यालय में वार्ता के लिए एक साथ एकत्र हुए। 15 दिनों तक संधि वार्ता चलती रही। अंत में कुछ बातों पर ठिकाने के प्रतिनिधियों ने समझौते से इनकार कर दिया। आश्चर्य का विषय है कि इन्हीं बातों को उन्होंने बिजोलिया में आकर स्वीकार कर लिया, जिन पर वे अजमेर में सहमत नहीं थे, परंतु किसानों ने पथिक की राय के बिना समझौता करने से इनकार कर दिया। निरंतर आंदोलन ने बिजोलिया के समीपवर्ती जागीरों में भी प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया था। इससे ब्रितानी शासन घबरा उठा और ब्रितानी शासन ने एजीजी हॉलैंड, सेक्रेटरी ओगली मेवाड़, रेजिडेंट विल्किंसन को समझौते हेतु भेजा। मेवाड़ राज्य की ओर से प्रभास चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल सायर तथा ठिकाने की ओर से कामदार हीरालाल, फौजदार तेज सिंह व मास्टर जालिम सिंह ने भाग लिया। 5 फरवरी 1922 को ब्रितानी प्रतिनिधि मंडल ने किसानों को बुलाया तो उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के नुमाइंदों को बुलाने पर बल दिया। फलतः संघ ने रामनारायण चौधरी को
एजीजी के पास संधि वार्ता हेतु भेजा तथा सत्याग्रहियों की ओर से माणिक्यलाल वर्मा, सरपंच तथा मोतीचंद्र गए। 8 दिन तक बहस होती रही। अंत में सभी लागतें माफ कर दी गईं। बेगार के प्रश्न पर काफी वाद विवाद हुआ और अंत में बेगार समस्या का भी समाधान हो गया कि किसान राव ठिकाना व महाराणा की सेवा का कोई मूल्य नहीं लेंगे तथा किसान अपना ये सामाजिक धर्म स्वीकार करते हैं कि उनके मार्ग में जब कोई आएगा तो वे उसके लिए सवारी, मजदूरी व सामान जुटाएंगे। पृष्ठ 150। 10.3 बिजोलिया आंदोलन का प्रभाव और बेगू आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता तथा राजस्थान सेवा संघ के जन जागरण के कार्य ने संपूर्ण मेवाड़ और निकटवर्ती क्षेत्रों में एक ऐसी जागृति उत्पन्न कर दी थी जिसके परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आंदोलन होने प्रारंभ हो गए, जिनमें मोगर व सिरोही का भील आंदोलन तथा बेगू का किसान आंदोलन काफी प्रसिद्ध हैं। बेगू के किसान आंदोलन ने उस समय उग्र स्वरूप धारण कर लिया जब बेगू के एक छुटभैया ठाकुर ने एक मालिन को सरे बाजार घसीटवाया तथा एक भीलनी को औंधी लिटाकर पीटा। इन सब अत्याचारों से दुखी होकर बेगू के किसान प्रतिनिधियों ने संघ से संपर्क किया। फलतः रामनारायण चौधरी को बेगू भेजा गया। बेगू में, जिसको उस क्षेत्र में आतरी कहा जाता है, रामनारायण चौधरी ने किसान पंचों से परिचय किया तथा पंचायत में भाषण दिया। तीसरे पहर तक स्त्री पुरुषों के झुंड गांव में एकत्र हो गए। किसानों के बढ़ते हुए असंतोष को देखकर राव बेगू ने समझौते का प्रयास प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप पथिक के नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ ने ठिकाने तथा पंचायत की स्वीकृति से निर्णय किया, परंतु इस फैसले को मेवाड़ व ब्रितानी शासकों ने स्वीकार नहीं किया तथा ठिकाने को ही जब्त करने का निर्णय ले लिया। मेवाड़ शासकों ने बेगू के राव पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वो अमृतलाल को कामदार के पद पर नियुक्त कर ले, जिसे राव के स्वीकार न करने पर राज्य द्वारा बेगू पर बलपूर्वक मुसरमात बिठा दी गई। साथ ही ट्रेंच बंदोबस्त आयुक्त को किसानों की शिकायतों की जांच हेतु नियुक्त कर दिया, जिसका किसानों ने बहिष्कार किया। ट्रेंच ने किसानों के बहिष्कार की अवहेलना करते हुए एक पक्षीय फैसला दे दिया, जिसके विरोध में किसान पंचायत ने बेगू पट्टे के सभी गांवों के पंचों को गोविंदपुरा में विचार विमर्श करने हेतु बुलाया तथा उन्होंने समझौते का विचार अभिव्यक्त किया, परंतु किसानों ने पंचायत की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात किसानों ने विरोध स्वरूप अखंड पंचायत करने का निर्णय लिया, जो लगभग 5 माह तक निरंतर चलती रही। किसानों की इस नीति से ठिकाना तथा राज्य विचलित हो गया। किसानों की इस अखंड पंचायत को समाप्त करने के उद्देश्य से ट्रेच ने अमृतलाल को आदेश दिया कि पंचायत को सेना द्वारा घिरवा दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः गोली चली तथा 500 किसानों को गिरफ्तार किया गया तथा अनेकों व्यक्तियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इन अत्याचारों से बेगू के कुछ किसान घबरा गए, जिससे किसानों की आंदोलन की गति मंद हो गई। ऐसे समय में पथिक ने बेगू में नेतृत्व संभालने का निश्चय किया और वो बेगू आ गए तथा उन्होंने किसानों को संगठित कर उनमें उत्साह का संचार करना प्रारंभ किया, जिससे किसान पुनः संगठित हो गए तथा उन्होंने पथिक के निर्देशानुसार उस किसान से बेटी का संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया जो किसी भी प्रकार की लगान, लाग या बेगार देगा। निर्णय के परिणाम काफी अनुकूल निकले तथा अनेक छोटे जागीरदारों ने संघ द्वारा निर्धारित लगान को लेना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से वो किसानों की एक बहुत बड़ी विजय थी। इसी मध्य 1923 में पथिक बीमार हो गए और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात पथिक पर लगभग 3/1/2 वर्ष तक मुकदमा चला और अंत में पथिक रिहा कर दिए गए, परंतु महकमा खास ने समस्त तर्कों व कानूनों की अवहेलना करते हुए पथिक को लंबी सजा प्रदान की। परिणाम स्वरूप पथिक 1928 में ही जेल से रिहा हो पाए। सन 1923 में ही लॉर्ड विंटरटन का भारत आगमन हुआ और उन्होंने देशी राज्यों की स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात ये मत व्यक्त किया कि भारत सरकार को देशी रियासतों के सभी आंदोलनों को कुचलने की नीति का अनुसरण करना चाहिए। इस नीति के अंतर्गत तथा इससे प्रभावित होकर भी संभवतः पथिक की गिरफ्तारी की गई थी। पथिक की गिरफ्तारी का सर्वाधिक दुष्परिणाम राजस्थान सेवा संघ पर हुआ, जिसके फलस्वरूप संघ निष्प्राण होकर अंततः टूट ही गया। पृष्ठ 151। 10.4 बिजोलिया आंदोलन द्वितीय चरण 1927 से 1930।
सन 1922 से 1927 तक बिजोलिया बिल्कुल शांत रहा। सन 1927 में बिजोलिया में पुनः अनेक समस्याओं ने जोर पकड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसका कारण राव बिजोलिया का पुराने आंदोलनों से कोई लाभ न उठाते हुए लगान व अन्य करों में वृद्धि करना था और वैसे भी ठिकाने का ये कृत्य 10 अक्टूबर 1922 के समझौते का सीधा उल्लंघन था। अब बिजोलिया का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा के सबल हाथों में था। यद्यपि किसान पंचायत ने वर्मा के माध्यम से जमनालाल बजाज को अपना मार्गदर्शक बनाया था और जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को पंचायत का परामर्शदाता मनोनीत किया था। इस सब तथ्यों के पश्चात भी बिजोलिया की प्रजा के नेता माणिक्यलाल वर्मा ही थे। इस दृष्टि से 1922 के पश्चात के युग को वर्मा युग कहा जा सकता है। इस असंतोष का कारण 1926 ईस्वी में ट्रेंच के नेतृत्व में हुए अभिवीक्षण के पश्चात निर्धारित की गई बंदोबस्त की नई दरें थीं। ये लगान दर लगभग 25% अधिक थी। वर्मा व रामनारायण चौधरी की सहायता से इस असंतोष को समाप्त करने की दृष्टि से 6 फरवरी 1927 को ठिकाने व किसानों के मध्य ट्रेंच की अध्यक्षता में कार्यवाही प्रारंभ हुई, परंतु इस मध्यस्थता से जो परिणाम निकले वे दुराग्रह से पूर्ण थे तथा असंतोष उत्पन्न करने वाले थे। फलतः किसानों ने इस निर्णयों को स्वीकार नहीं किया। मई 1927 में जब पथिक जेल से छूटे तो किसान पंचायत, महिला मंडल व युवक दल ने 9 मई 1927 को अजमेर जाकर पथिक से बिजोलिया आने की पेशकश की। परिणाम स्वरूप पथिक रामनारायण चौधरी, ब्रह्मचारी हरजी व शोभालाल गुप्त के साथ ग्वालियर सीमा पर स्थित फुलेसिया ग्राम पहुंच गए, जहां पर एकत्र किसानों को पथिक ने माल भूमि को त्यागने का आदेश दे दिया। ये प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है कि क्या पथिक ने माल की भूमि की बुआई बंद करने का आदेश दिया था अथवा नहीं। इस संबंध में रामनारायण चौधरी व साधु सीताराम का ये मत है कि पथिक ने ऐसी कोई बात किसानों को नहीं कही थी तथा जब किसानों ने भूमि परती रखने का निर्णय लिया तो पथिक जेल में थे तथा बिजोलिया का नेतृत्व वर्मा के द्वारा ही किया जा रहा था। बीकानेर अभिलेखागार में बिजोलिया संबंधी फाइलों से प्राप्त कामदार मकसूद अली के पत्र से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किसानों ने माल की जमीन को त्यागने का निर्णय पथिक के जेल से छूटने से पूर्व ही ले लिया था। मकसूद अली कामदार ने मेवाड़ दीवान को 21 मार्च 1927 के पत्र में लिखा है, ऐसा सुना जाता है कि पथिक जेल से छूटने पर बिजोलिया आएंगे, अतः पथिक व रामनारायण चौधरी के बिजोलिया प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यहाँ यह भी दृष्टव्य है कि पथिक 27 अप्रैल 1927 को जेल से छूटे थे। यहाँ पर एक अन्य प्रकरण का विवरण देना समीचीन प्रतीत होता है, जिसके अनुसार भैरव सिंह व गोपाल सिंह धाकड़, जो पथिक से संभवतः 1927 में मिले थे, के द्वारा पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा को पत्र लिखकर भेजा, जिसका आशय था कि मेरा तो मत है कि माल हासिल जमीन को उस समय तक फड़त रखा जाए जब तक कि ठिकाना मजबूर होकर माल का हासिल कम नहीं करता है। पृष्ठ 152। किसानों ने अंततः भूमि का सामूहिक त्यागपत्र ठिकाने को दिया, जिसे ठिकाने द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अंत में ट्रेंच की युक्ति के आधार पर किसानों की भूमि के व्यक्तिगत त्यागपत्र स्वीकार करा लिए गए। इसके पीछे ठिकाने का उद्देश्य इस भूमि को नीलाम करना था और यही ठिकाने ने किया। व्यक्तिगत त्यागपत्र देकर किसानों ने एक भयंकर भूल की, जिसके दुष्परिणामों को उन्हें भुगतना भी पड़ा। ठिकाने के राव ने इसी मध्य एक और कूटनीतिक कार्य किया। राव ने माणिक्यलाल वर्मा को विश्वास में लेकर मकसूद अली को कामदार के पद से हटवा दिया तथा उसके स्थान पर गोवर्धन सिंह व तेज सिंह की नियुक्ति करवा ली। ये दोनों व्यक्ति सामंती वृत्ति के थे और इनके द्वारा राव अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम रूप से कार्यवाही कर सकता था। यद्यपि ट्रेंच 6,000 बीघा का स्थायी काश्तकारी पट्टा और 2,000 बीघा को अस्थायी काश्तकारी पट्टा दिया गया। पथिक द्वारा आंदोलन का नेतृत्व न स्वीकारने के कारण अंततः 1929 में किसान पंचायत का नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय ने स्वीकार किया।
उपाध्याय ने प्रारंभ से ही समझौते की नीति का ही अनुसरण किया। सर्वप्रथम उन्होंने समझौते के लिए किसानों को तैयार किया, तत्पश्चात वो ट्रेंच से मिले। ट्रेंच द्वारा भी उपाध्याय को स्वीकृति प्राप्त हो गई। दोनों आपसी विचार विमर्श के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि ठिकाना 1922 के समझौते को पूर्ण रूप से मानेगा तथा छटूंद नामक लागत लगान में स्वीकार कर ली जाएगी तथा लगान में 1 आना प्रति रुपया कम कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ठिकाने के पास जो भी विवादास्पद भूमि है उसे उसके मूल भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा। 30 जून 1929 को किसानों की भरी सभा में उपर्युक्त मांगों को स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में किसान पंचायत में उपाध्याय द्वारा एक घोषणा पारित कर महकमा खास को धन्यवाद पत्र भेजा, जो त्याग भूमि में प्रकाशित भी हुआ। परंतु ठिकाने ने इस समझौते को लागू नहीं किया। इससे उपाध्याय काफी विचलित हुए और उन्होंने ट्रेंच तथा मेवाड़ प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा तथा महाराणा भोपाल सिंह से मिलने की इच्छा प्रकट की। परंतु जब उन्हें कोई सार्थक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए 2 मार्गों को सुनिश्चित किया। प्रथम के अंतर्गत किसान भूमि के नए स्वामियों को निश्चित समय देकर बलपूर्वक अपनी अपनी भूमि को जोतना प्रारंभ कर दें। द्वितीय, वे भूमि से अपना स्वामित्व त्याग दें। अंत में उपाध्याय के नेतृत्व में किसानों ने ये निर्णय लिया कि 21 अगस्त 1931 अक्षया तृतीया अथवा अक्खा तीज तक यदि उनकी भूमि नहीं लौटाई गई तो वे बलपूर्वक उसी दिन जमीन की जुताई प्रारंभ कर देंगे। अतः अक्खा तीज के दिन आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इसमें लगभग 400 किसानों ने मालभूमि को बलपूर्वक जीता, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा सहित 26 प्रमुख किसान गिरफ्तार हुए। इस आंदोलन में सत्याग्रहियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए तथा ठिकानों ने नृशंसता की सीमा को पार कर महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। ठिकाने द्वारा एक महिला सत्याग्रही श्रीमती रमा देवी को बेइज्जत किया गया तथा अनेक किसानों की पत्नियों को पीटा तथा उनके घरों को लूटा गया। पुलिस ने सामान्य किसानों पर तो अत्याचार किए ही थे, माणिक्यलाल वर्मा जैसे सत्याग्रही को भी नहीं छोड़ा। अंत में 29 अप्रैल 1931 को कुछ शर्तों के साथ नए कब्जेदार जमींदार पर से कब्जा लौटाने को तैयार हो गए, परंतु ये नए कब्जेदार अपने वचन पर टिके नहीं रहे। पृष्ठ 153। इस मध्य माणिक्यलाल वर्मा गिरफ्तार हो गए तथा हरिभाऊ किसी बीमारी के संबंध में ऑपरेशन हेतु बंबई चले गए तो जमनालाल बजाज ने बिजोलिया प्रजा की रक्षार्थ प्रयत्न किया। उन्होंने शोभालाल गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाकर बिजोलिया भेजा, जहां उन्हें अत्यंत अपमानित होना पड़ा। जब इन घटनाओं का ज्ञान मालवीय जी को हुआ तो उनको भी सुखदेव प्रसाद से अपमानित होना पड़ा। 17 मई 1931 को भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी, जिससे वातावरण और भी अधिक दूषित हो गया। 21 मई व 23 मई 1931 को आर्य मार्तंड व त्याग भूमि में ये सूचना प्रकाशित हुई कि बिजोलिया में गोरखा प्लाटून भेजी जाने वाली है, जिससे आंदोलन का दमन किया जा सके। जून माह में माणिक्यलाल वर्मा को अमानवीय यातनाएं दी गईं। अनेक प्रमाणों से ये ज्ञात होता है कि वर्मा जी को कड़ी धूप में कंबल लपेटकर बलपूर्वक बैठने की सजा, जिसे घूंघट कहा जाता है, दी गई तथा हरिभाऊ जैसे नेता के मेवाड़ प्रवेश पर बंदी लगा दी गई। हरिभाऊ उपाध्याय ने इन सब परिस्थितियों का विवरण 1931 की अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद में किया। इसके परिणाम स्वरूप परिषद ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में 3 दिन बिजोलिया व 2 दिन उदयपुर जाने का प्रस्ताव पारित